नमस्कार, जनमंच में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जनमंच में आज हम बात करेंगे लोकतंत्र के अंदर महिलाओं की भागीदारी को लेकर। आज जनमंच के इस मंच पर बहुत सारी महिलाएं इकट्ठा हैं। हर दल से, हर राजनीतिक दल से उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए आज खुद महिला यहां पर इकट्ठा हैं और विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है और लोकतंत्र के अंदर बहुत जल्दी अब लोकसभा के चुनाव भी दस्तक देने वाले हैं। सभी राजनीतिक दल बार बार महिलाओं की तीमारदारी करते हैं और उनकी भागीदारी की बात करते हैं, साथ ही उनका आरक्षण तय करने की भी बात करते हैं। लेकिन सच ये है, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा, महिलाओं की भागीदारी लगभग शून्य के बराबर है। और हाल ही में राहुल गांधी, जो कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने राजस्थान दौरे के दौरान कहा था कि इस बार विधानसभा के अंदर 50% महिलाएं जो है वो पहुंचेंगी। लेकिन इसमें सच कितना है और हकीकत में कितनी महिलाएं विधानसभा के अंदर पहुंच पाएंगी, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे मेहमान यहां पर इकट्ठा है इस मुद्दे पर बात करने के लिए। सबसे पहले सवाल मेरा अर्चना जी आपसे, चूंकि आपकी पार्टी ने इन चुनाव के अंदर सबसे पहले दावा किया था कि हम 50% महिलाओं को विधानसभा के अंदर पहुंचाएंगे, क्या वाकई ये चुनाव आते हैं, नतीजे आपके पक्ष में आते हैं तो हम ये देखेंगे कि विधानसभा की 200 सीटों के अंदर 100 सीटों के ऊपर महिलाएं बैठी हैं? ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सार्वजनिक मंच से उद्घोषणा की, एक बार नहीं कई बार, कि हमें महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये बात ऐसी है जिसे सबको स्वीकार भी करना चाहिए और आत्मसात करके इसको सकारात्मकता के साथ लेना चाहिए। आपने सुना हो तो कोटा में महिला कांग्रेस के सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि पंचायत से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक महिलाओं के प्रतिनिधित्व को 5-7 साल में इस प्रकार कर दिया जाए कि महिलाएं सीएम बन सके, संगठन की मुखिया बन सके। तो एक ऐसी पहल है जिसमें वो चाहते हैं कि जो ट्रांजिशन हो वो फेजेस में हो और इस प्रकार से हो कि महिला सशक्त होती जाए और अपने मुकाम को हासिल कर सकें। देखिए, हमारा देश वो देश है जो आज़ादी के बाद पहला देश कहा जाता है। इवन यूनाइटेड स्टेट्स भी ऐसा नहीं था जिसने कि मताधिकार का अधिकार महिलाओं को पुरुषों के साथ देकर समतावादी समाज की बात की। और ये बात किसने की? क्योंकि कांग्रेस उस समय थी, तो कांग्रेस का ये मंतव्य रहा हमेशा कि हर समाज के हर तबके को, जो कि मार्जिनलाइज सेक्शन कहलाया जाता है, उसकी मेन स्ट्रीमिंग की जाए। और हमारा विश्वास गांधी जी की उस बात में रहा जब वो कहते थे कि एक महिला के शिक्षित होने से सिर्फ उसका परिवार ही नहीं, पीढ़ियां तक शिक्षित हो जाती हैं और पूरी तरह से तर करके, और यूं कहा जा सकता है कि एक सशक्त समाज का रूप लेती है। तो हमारा ये मानना है कि हालांकि हमारे प्रतिद्वंदी, या यूं कह सकते हैं जो इस सोच, इस उद्गार के बाद ही थोड़े से इस तरह से विचलित हुए कि साहब 60 साल तक आप रहे, आपने ऐसा क्यों नहीं किया, तो हम उनके विचारार्थ और उनके ज्ञानार्थ ये बता देते हैं कि हम लोगों ने महिला आरक्षण को पंचायतों और निकायों में सुनिश्चित करके, महिला आयोग का गठन करके स्वर्गीय राजीव गांधी जी के द्वारा इस बात को सुनिश्चित किया गया कि महिलाओं को हर तरीके से फोरम और प्लेटफॉर्म मिले ताकि उनकी बातें, उनकी समस्याओं का निदान हो सके और उनके मंच सुरक्षित हो सके। तो मेरा ये, आपने जो मेरे से प्रश्न किया, देखिए आपने बहुत जल्दी कर दिया है प्रश्न, क्योंकि डिबेट के दौरान ही बाद में आना चाहिए। अब महिलाएं जहां हमें, आपने सबसे पहले की तो मैंने सवाल भी सबसे पहले आपसे घोषणा की, आप समझे नहीं। वो जब उपाध्यक्ष बने थे, वही राजस्थान की राजधानी थी और वही बिरला ऑडिटोरियम था, तभी उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि पूरे देश में 50% महिलाएं सीएम हो और संगठन में भी उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो। तो देखिए, संगठन में तो हमारे यहाँ बहुत अच्छे प्रतिनिधित्व दिए हुए हैं हमने, और राहुल गांधी जी की इस बात को कहने के बाद से मैं खुद मीडिया का प्रभार संभाल रही हूँ, मुझे 8 वर्ष हो गए आज। तो एक फेस बनाना महिला को, ये भी एक संकेत होता है कि हम लोग ऐसे पदों पर महिलाओं को लाना चाहते हैं जो जिम्मेदारी पूर्ण पद हैं। उसके अलावा भी हम लोगों ने बहुत तरीके से महिलाओं का सशक्तिकरण किया है। जब भी कुछ ऐसे अवसर आए जब टोकनिज्म के स्थान पर हमने महिलाओं को स्थान दिया। हमारे बीजेपी के साथी हैं, उन्होंने इस समय डिफेंस मिनिस्टर और जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बनाई, तो हमने स्वागत किया, इसका होना चाहिए। क्योंकि महिला होने के नाते हम ये समझते हैं कि अगर महिला को कुछ उन प्रोटोकॉल से अलावा भी दिया जाए जो कि एक टोकनिज्म के स्थान पर कुछ अच्छी प्लेसमेंट के तौर पर देखा जाता है, तो उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन बस इतना ही है कि वो प्लेसमेंट हो गया, लेकिन वो टोकनिज्म नहीं रहना चाहिए, तो वो भी सुनिश्चित पार्टियां करें। इसके अलावा देखिए, आपने प्रश्न किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में कितनी महिलाओं को हम प्रतिनिधित्व देंगे। प्रयास हमारा पूरा रहेगा कि जहां पर जिताऊ, एक्सेप्टेबल, जनता की स्वीकार्यता के साथ और उनकी खुद की वहां पर ग्राउंड में बहुत अच्छी पकड़ हो, ऐसी महिलाओं को निश्चित रूप से राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने का हमारा मानस है। अभी आगामी समय में स्पष्ट हो जाएगा कितना हम लोग इस कवायद को पूरा कर पाए, क्योंकि देखिए राजनीति क्या होती है, इसमें आपको सारे एस्पेक्ट्स देखने पड़ते हैं। आज मैं राजनीति में हूँ तो मुझे भी वही काम करना पड़ेगा जो मेरे पुरुष साथी को करना पड़ता है। ठीक है, मैं आपसे सहमत हूँ अर्चना जी, लेकिन इस समय जो आपकी स्क्रीनिंग कमेटी
की बैठकें हो रही है कांग्रेस के अंदर, उसमें बहुत सिंपल सा सवाल है, उसका बहुत सिंपल सा जवाब आपसे उम्मीद करता हूं कि इस बार जो टिकटों की घोषणा होगी उसके अंदर हम ये पाएंगे या देखेंगे कि बहुत सारी महिलाओं को जो है वो कांग्रेस ने टिकट दिया है राजस्थान विधानसभा के अंदर। देखिए, सिंपल प्रश्न नहीं है ना जी, प्रश्न तो इतना जटिल है जी, कि आप तो मुझसे वो बात करना चाहते हैं जिसके लिए मैं अधिकृत ही नहीं हूँ जी, ठीक लेकिन इस प्रश्न का सीधा जवाब मैं देती हूँ कि स्क्रीनिंग ही हमने महिला के हाथ में दे रखी है, बिल्कुल, क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरपर्सन ही महिला है। निमिषा जी, तो ये आप बात समझ लीजिए कि हम महिलाओं के सशक्तिकरण को करने के लिए उनकी जिम्मेदारियां भी महिलाओं को देना चाहते हैं। निमिषा जी, आप बीजेपी से हैं और आज बीजेपी की तरफ से यहाँ पर बोलने के लिए आई हैं। सवाल मेरा भी आपसे वही है कि आप भी 200 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आपकी मौजूदा सरकार भी है और आपकी मुख्यमंत्री भी महिला है। अब आप जो है वो महिलाओं को इस चुनाव के अंदर कितनी भागीदारी देने जा रहे हैं, और आने वाले लोकसभा चुनाव की भी बात है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि पार्टियां महिलाओं की भागीदारी की बात तो करती हैं लेकिन जब हिस्सेदारी देने की बात आती है तब पार्टियां पीछे हो जाती हैं? मैं सबसे पहले तो कहूँगी, भारतीय जनता पार्टी का जब उद्घोष ही एक हमारी राजमाता विजय राजे सिंधिया जी के द्वारा किया जाता है तो वहीं से प्रारंभ होता है। इस राजनीतिक दल का उद्घोष जब महिला कर रही है तो उसकी भागीदारी स्वतः वहीं से प्रारंभ हो गई है। यहाँ पर यह नहीं है कि अर्धनारीश्वरी का स्वरूप मान करके हम तो सहभागी मानते हैं, हर क्षेत्र में सहभागी है वो, कहीं पर पृथकता नहीं है कि अलग से विचार किया जाए, ऐसा कोई विचार नहीं है, सहगामी है, सहचरणी है, साथ में चल करके सभी का साथ सबका विकास। तो उसी के साथ हम लोग जब भारतीय जनता पार्टी को देखते हैं तो महिला मोर्चे की स्थापना से लेके अब तक, और मैं अपनी बहन कांग्रेस की अर्चना शर्मा जी को साधुवाद दूंगी कि जब आपके उपाध्यक्ष रहे राहुल गांधी जी और जब अध्यक्ष बन के आए तो राजस्थान की धरा पर आकर के समृद्ध सशक्त राजस्थान माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जब वो डेवलप हो रहा है तो जब वो राजस्थान आए तब उन्होंने महिला के नेतृत्व को सहारा है और यहाँ आके उनको संस्मरण होता है कि महिलाओं की सहभागिता को हमें आगे बढ़ाया जाना चाहिए। तो हम ये देखते हैं कि चाहे पूरा क्षेत्र हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के अंदर बूथ स्तर से लेकर के जिला स्तर, प्रदेश स्तर और केंद्रीय स्तर पर आज जब हमारी 5 कैबिनेट मिनिस्टर्स और कैबिनेट मिनिस्टर जब हमारी महिला हैं तो हमारा स्वतः ही बाकी सभी महिलाओं का गर्व से सर उठ जाता है। अब आज देखिए, राजस्थान के अंदर प्रदेश की बिटिया से लेकर के जो महिला घर में बैठी महिला है उसको भामाशाह योजना के माध्यम से सशक्त बनाया और योजना का जो उसको लीडर बनाया कि आप ही के पास वो बैंक अकाउंट का जो है डिटेल उसके पास आएगा। तो सशक्त, समृद्ध, शिक्षित तो निमिषा जी, महिला को बना करके राजनीति जैसे सराहना तो उनकी कर दी, लेकिन उन्होंने साधुवाद देती हूँ कांग्रेस साधुवाद दिया। बड़ी जब आते हैं दो राजनीतिक दल विरोधी होते हैं और एक दूसरे को साधुवाद देते हैं, लोकतंत्र के अंदर ये बड़ी अच्छी बात मानी जाती है। लेकिन उन्होंने 50% को आप जो है उनसे सहमत हैं अभी आपने यदि ध्यान से लोकसभा के अंदर 50% महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। देखिए, अभी जो मेरी बहन बात कर रही थी तो मैंने बड़ा ध्यान से सुना दीदी को। आप खुद ही स्वतः स्वीकार करें कि राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर अंत में आते आते आप अपनी बात पर आ गई कि हर तरह से हमें विचार करना होता है। विचारनी तो होता है सभी का, व्यक्ति कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। जहां एक परिवार से आज तक पार्टी बाहर नहीं आ पाई, वो महिलाओं की सहभागिता की यदि बात करती है तो बड़ी मुझे हास्यास्पद हंसी आती है कि चलिए राजस्थान की धरा पर हमारा सशक्त समृद्ध राजस्थान माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है आगे। हम एक अग्रणी राजस्थान को लेकर विकसित राजस्थान बनाया। तो स्वतः ही आपकी जो प्रतिक्रिया है वो हम आभार व्यक्त करते हैं आपको, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और मेरी बहन कांग्रेस की अर्चना जी को भी। ठीक है, मैं आपके पास आपसे कमेंट लूंगा। इन्होंने आप कांग्रेस पे कमेंट किया, फिर इन्होंने परिवारवाद पे ये गए हैं आपको इस पे। उससे पहले मैं वर्तिका जी से एक कमेंट ले लेता हूं। उनकी भी नई पार्टी है, अध्यक्ष पद पे घुमाइए ना, अध्यक्ष पद पे परिवार से बाहर निकालिए ना आप। निमिषा जी, आपके साथ दिक्कत है, वो जीरो हो जाते हैं वापस आप। ठीक है, वर्तिका जी, भारत वाहिनी पार्टी का प्रतिनिधित्व आप यहाँ पर कर रही हैं जी। आपकी पार्टी भी चुनाव मैदान के अंदर है और कितनी भागीदारी आपकी पार्टी के अंदर है? सबसे पहला सवाल। जिस भी विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं की पकड़ अच्छी होगी, महिला कैंडिडेट होगी, वहीं उस महिला को टिकट दिया जाएगा। दुर्भाग्य तो हम महिलाओं का ये है कि 33% जो विधेयक बना हुआ है हमारे महिलाओं के लिए कि 33% महिलाओं को टिकट देना चाहिए, दोनों पार्टियां उस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती हैं। वो अपनी
पार्टी का तो गुणगान करती है, हमने महिलाओं के लिए भामाशाह बनवाया, हमने महिलाओं के लिए, पर राजनीतिक भागीदारी कहाँ दी उन्हें? मैम, आपकी पार्टी की बात है, उन दोनों पार्टियों के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। आपकी पार्टी ने इन चुनाव के अंदर 33% महिलाओं को भागीदारी दे दी? जी जरूर देगी, जहाँ जहाँ महिलाएं होगी वहाँ जरूर देंगी। अभी आपने बीजेपी का देखा होगा 27 महिला विधायक है, उसके अलावा विधायक 33% के हिसाब से 27 तो बहुत कम है। और आप 33% जाएंगे विधानसभा कोशिश पूरी रहेगी हमारी। पर ये पार्टियां तो इतने सालों से काम कर रही हैं, इतने सालों से सत्ता में हैं, पर इन्होंने क्या किया? क्या कांग्रेस ने दे दी या बीजेपी ने दे दी? आप ये कहना चाह रही है कि ये सिर्फ चुनाव में वादा करते हैं, पहुँचते पुरुष ही हैं। ठीक है, क्योंकि पुरुष प्रधान अभी सोच इनकी खत्म नहीं हुई है। कोमल जी, मैं आपके पास आता हूँ, बहुत गंभीर सवाल है, चूंकि इनकी विवशता भी है कि सभी राजनीतिक अपनी अपनी पार्टी का बचाव जरूर करेंगे, लेकिन कोमल जी हकीकत तो है ये कि बड़े नेता मंच पे आते हैं चुनाव के दौरान और महिलाओं की भागीदारी की बात करते हैं, लेकिन जब संसद शुरू होता है, विधानसभा शुरू होती है, तो शोर पुरुषों का सुनाई देता है। देखिए, ये तो इतनी लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है, कोई भी सरकार आई इसने 33% रिजर्वेशन नहीं दिया। पिछले 20 साल से ये लड़ाई चल रही है कि 33% रिजर्वेशन दे, और महिला कैंडिडेट्स जो खड़े भी करते हैं ये पार्टियां, वो अधिकतर किसी की पत्नी होती है या किसी की बहू होती है। महिलाएं जो वाकई में महिला विकास के लिए काम कर सके या महिलाओं को आगे लाने का काम कर सके, वैसी बहुत कम महिलाओं को कैंडिडेट्स की टिकट भी नहीं मिलती है, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो महिलाएं हैं, जो सशक्त महिलाएं हैं, अगर उनको टिकट मिलता है तो इन्हें लगता है कि इनकी जो पितृ सत्ता है उसको कहीं ना कहीं वो चैलेंज करती हैं। बिकॉज इन पार्टियों में यही देखा गया है कि आगे जो महिलाएं आती है वो किसी की पत्नी, बहू, इसी तरीके के रिश्ते की महिलाएं आगे आती है। इंडिपेंडेंट विमेन बहुत कम आगे आ पाती हैं। लेकिन कोमल जी, ये इकलौता ऐसा देश है, अगर विकसित देशों से तुलना भी करें, इसी देश में जहां पितृसत्तात्मक सिस्टम है वहां पर महिला प्रधानमंत्री भी मिली है। मैं ये नहीं कहती कि वो सक्षम नहीं थी, वो बहुत सक्षम थी। वो हमारे देश की आयरन लेडी उनको हम बोलते हैं, बट वो भी एक ऐसे ही परिवार से थी। उसमें दिक्कत है कि हम आगे और महिलाओं को क्यों नहीं ला पाते। जनमंच में आज चर्चा चल रही है लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी को लेकर। कैसे तय हो कि महिलाएं ज्यादा से ज्यादा संसद में पहुंचेंगी, ज्यादा से ज्यादा विधानसभा में पहुंचेंगी, और ये कौन तय करेगा? क्योंकि एक तय समय के बाद में ये भाषणबाजी खत्म हो जाती है और ज्यादा से ज्यादा उस संसद या विधानसभा के अंदर पुरुष नजर आते हैं। हमारे साथ कुसुम साहिवाल जी हैं, जनवादी महिला समिति की तरफ से। कुसुम जी, आपने चर्चा का पहला चरण सुना और बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई, इसमें परिवारवाद भी एक बड़ा अहम हिस्सा है। क्या वजह है, आपको क्या लगता है कि क्यों जो है वो महिलाएं इस प्लेटफॉर्म पर आगे नहीं आ पाती? कारण ये है कि जिस तरह जो परिवारवाद चल रहा है हमारे बीजेपी में, आप देख लो कितने, और कांग्रेस में तो है ही परिवारवाद। जिस तरह से ये दोनों पार्टियां 20 साल तक सत्ता में राज करा है दोनों पार्टियों ने, और जातिवाद, परिवारवाद और धर्मवाद, ये इसको लेकर राज करा है। और इसको लेकर ये जो हमारी जो प्रथा है वो महिलाओं को आगे आने देना चाहती नहीं है। और हम चाहते हैं 20 साल से, जो हमारी कोमल जी ने कहा था कि 20 साल से ये बिल पास किया गया है, पर दोनों सरकारें आई गई पर ये बिल पास नहीं हो पाया। और बातें तो हम रियल में बड़ी बड़ी करते हैं, दोनों पार्टियों ने बड़ी बड़ी बातें करती है, बहुत लुभावने वादे करती है, पर उसके बाद जब चुनाव हो जाते हैं या चुनाव का समय आता है तो महिला उनके पीछे ही रहती है। कुछ महिलाएं जो उनके सामने आ जाती हैं। ठीक है, डॉक्टर नसरीन भारती। नसरीन जी, आपके क्या विचार है, क्यों महिलाएं जो हैं वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाती राजनीति के अंदर जहां वाकई वो हकदार हैं, उनको जाना चाहिए, प्रतिनिधित्व उनके हाथों में होना चाहिए? अपनी बात एक दोहे से शुरू करती हूँ। यत्र नार्यति पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे विधानों में लिखा हुआ है, हमारे धर्म की बुकों में लिखा हुआ है कि जहाँ पर नारी का सम्मान किया जाता है वहाँ पर देवता रमन करते हैं और वो प्रसन्न होते हैं। इसी बात से आप शुरू कीजिए कि कोई भी काम करते हैं तो हम जैसे अपने देवी देवता हैं तो देवियों को आगे रखते हैं, उनकी का नमन करके कोई भी काम शुरू करते हैं। ये सब बातें किताबों तक सीमित होकर रह गई हैं। अभी जैसे कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने बोला, माननीय अर्चना जी ने भी बोला
कि माननीय राहुल गांधी जी ने बोला था जब वो उपाध्यक्ष बने, और उसके बाद में वो जब राजस्थान की धरा पर आए तब उन्होंने बोला दोबारा कि हम राजनीति में, हमारी पार्टी में 50% महिलाओं की भागीदारी चाहते हैं। मैं तो एक छोटा सा क्वेश्चन कर रही हूँ इस समाज को और आपके माध्यम से, इस न्यूज 18 के माध्यम से, कि आप तो 50% की बात राजनीति में कर रहे हैं, ये समाज ही महिला और पुरुषों से मिलकर बनाया, और 50% भागीदारी महिलाओं की समाज में है, वही है जो समाज को आगे लाती है, वही है जो एक बच्चे को जन्म देकर उसकी परवरिश करके उसको आगे तक बढ़ाती है। तो हम जिस समाज में रहते हैं, ये हकीकत है, ये पुरुष प्रधान समाज है। पुरुष प्रधान समाज में ये नियम किसने बनाए? हमारे पुरुषों ने बनाए कि महिला घर संभालेगी, चौकार चौला करेगी, बच्चों का जन्म देगा, ये भगवान ने बनाया ऊपर से, उसको इस तरह से संरचित की भगवान ने कि वो एक आगे वंश को चला सके। किंतु जब बुक्स में और आज जो इस तरह से शिक्षा बढ़ी है, जिस तरीके से महिलाएं पिछले 60 साल से आगे आई हैं जिस स्तर तक, तो ये बात जैसे मेरी माननीय बहन ने भी बोला कि परिवारवाद से डेफिनेटली कोई आगे नहीं बढ़ा है। परिवारवाद इस तरह हावी है, और साथ में राजनीति में जो पैसे का जो वर्चस्व है, ये पैसे का वर्चस्व, दूसरा एक परिवारवाद, दूसरा पैसा, और तीसरा राजनीति की गंदगी जो कही जाती है, उसकी वजह से पढ़ी लिखी महिलाएं राजनीति तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। पहली बात तो एक आम महिला जो, चूंकि सरकार ने तो बहुत कोशिशें की है, और जो 73वां और 74वां जो संशोधन किया है हमारे अधिनियम में, उसमें गांव स्तर पर और शहर स्तर पर महिलाओं की भागीदारी 50% कर दी गई है। किंतु ये सब कागजी कार्रवाई है। आज एक सरपंच हमारे गांव में बनती है, उसको कितना अधिकार है बोलने का? वो घूंघट लेकर बैठती है, सामने ससुरा जी बैठे होते हैं, आपको पता है, वो अपना आपको रिप्रेजेंट प्रॉपर्ली नहीं कर पाती। बावजूद उसके सरपंच तो महिला है। काम सिर्फ कागजी, मैं क्या बोल रही हूँ, कागजों में, हकीकत में उनको वो हक मिल ही नहीं रहा है जो मिलना चाहिए। ये सिर्फ कागज की कार्रवाई है। महिलाएं, आज आपने बोला, मैं सिर्फ सीनियर डॉक्टर ही नहीं, मैं भी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हूँ डॉक्टर्स की इंडिया लेवल पर। आपसे पिछले 11-12 सालों से राजस्थान की राजनीति में, मतलब हमारे डॉक्टर्स की राजनीति में काफी दखल रखती हूँ, और आपको पता है 11 दिन जेल भी गई हूँ एक महिला होते हुए, डॉक्टरों के काम के लिए, अच्छे के लिए। और आज की तारीख में हम लोग महिला अधिकारी कर्मचारी के एकीकृत महासंघ है, उसकी भी प्रदेश अध्यक्ष मैं राजस्थान लेवल पे हूँ, जो सिर्फ महिलाओं के लिए अभी हमने चाइल्ड केयर लीव माननीय मुख्यमंत्री महोदय वसुंधरा जी से करवाई है लागू। तो ये हम काम करना चाहते हैं। बहुत सारी महिलाएं आज इस वर्चस्व में और हमारे समाज में बैठी हुई हैं, उनके अंदर प्रतिभा है, उनके अंदर शिक्षा है, किंतु उनका राजनीतिक परिप्रेक्ष्य नहीं है। उनको टिकट कौन देगा? क्योंकि वो वहां ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। उनको पहुंचने के लिए पैसा या परिवार कहां से लाएं? उनका अपना खुद के वो सर्वगुण संपन्न है, दे कैन एक्सप्रेस देमसेल्फ, बट नोबडी विल अलाउ देम टू रीच देयर। तो क्योंकि हमारे यहाँ पुरुष प्रधान समाज है। ठीक है वर्तिका जी, आपके पार्टी के एक प्रवक्ता हमारे साथ पीछे बैठे हैं। आज पीछे इसलिए बैठे हैं क्योंकि आज महिलाओं पे बेस्ड प्रोग्राम है। विमल जी, मैं आपके पास आता हूँ, जो आज पार्टी की प्रवक्ता है। उन्होंने कहा कि हम जरूर तय करेंगे इस बार 33% जो आरक्षण है आपकी पार्टी के अंदर। तो ये माना जाए कि इस बार अगर आपकी पार्टी आती है, गठबंधन के साथ आती है, अकेले आती है, तो उसके अंदर महिलाओं की तादाद जितनी आरक्षण तय किया गया उतनी होगी। बिल्कुल, हम लोग ये निश्चित रूप से प्रयास करेंगे कि जो बात अभी तक होती आई है, कांग्रेस और बीजेपी महिलाओं की भागीदारी 50% तक या 33% तक जो सुनिश्चित करना चाहती है, हम लोग हमारी पार्टी में जितनी भी महिलाएं, माताएं, बहनें जो हमारी सक्षम होंगी, जो राजनीतिक क्षेत्र में आगे आना चाहती हैं, जो प्रतिनिधित्व करना चाहती हैं, हम लोग निश्चित रूप से उनको आगे लेकर आएंगे। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि यदि हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो कांग्रेस और बीजेपी जो आज तक सिर्फ 33% या 50% की भागीदारी की बात करती है, हम 50%, हम 33% रिजर्वेशन की महिलाओं की भागीदारी के लिए राजस्थान विधानसभा में बिल लेकर आएंगे। ठीक है। जो पंचायतों में रिजर्वेशन आया उसमें हमने देखा कि महिलाओं की भागीदारी काफी बढ़ी है, और शुरू में जरूर ये हुआ है कि वो बहुएं हैं, नहीं बोल पा रही हैं, पर अभी जिस तरीके से नई लड़कियां आ रही हैं उसमें हमें डेफिनेटली चेंज दिख रहा है। तो हमारा ये मानना है कि अगर रिजर्वेशन आता है तो हो सकता है कि शुरू में कुछ ऐसी महिलाएं आए जो शायद नहीं बोल पाए, पर ये अगर चलता रहेगा तो जरूर सक्षम महिलाएं हमारे पार्लियामेंट में, हमारे
विधानसभाओं में आएंगी। तो इसमें मेरा ये कहना है कि हर पार्टी को अपने कैंडिडेट्स 50% कैंडिडेट्स महिला खड़े करने ही चाहिए। ये एक अनिवार्यता हो जानी चाहिए। ठीक है। जब तक ये नहीं होगा तब तक कभी भी ना ये बिल आएगा और कभी भी महिलाओं को सत्ता में भागीदारी नहीं मिलेगी। ठीक है कोमल जी। अर्चना जी, आप इतने लंबे समय तक जो है वो आप शासन में रहे, ये बिल जिसकी बात कोमल जी कर रही है कब का आ जाना चाहिए था, जबकि आपकी अपनी पार्टी से महिला प्रधानमंत्री रही हैं। सिर्फ महिला प्रधानमंत्री नहीं रही है, यूपीए शासनकाल में महिला प्रेसिडेंट भी रही हैं, गवर्नर्स भी रही हैं, चीफ मिनिस्टर्स भी रही हैं। और मैं तो उस दिन हतप्रभ थी जब मुख्यमंत्री ने एक प्रश्न दागा कितनी महिला मुख्यमंत्री है कांग्रेस की। ये बात ठीक है कि इस समय हम शासन में नहीं है बहुत सारे राज्यों में, लेकिन हमने हर समय इस चीज को बढ़ावा दिया है। लेकिन आप जो बात करें कि विमेन रिजर्वेशन की बात करें, 73rd अमेंडमेंट 74th अमेंडमेंट ये कांग्रेस का लाया हुआ है। मैंने कहा महिला आयोग के लिए भी उसका गठन भी कांग्रेस ने किया और पूर्ववर्ती यूपीए शासन के दौरान 33% रिजर्वेशन के लिए हम बिल लेकर के आए। लेकिन मैं हतप्रभ हूँ जब हम पढ़ते हैं उसके डिटेल्स को, पार्लियामेंट की सारी प्रोसीडिंग्स को, तो वहां पर कुछ महिलाएं जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं वो खुद विरोधी हो गए। वो महिला आरक्षण में जातिवादी आरक्षण की मांग करने लगे। तो जब ऐसी प्रतिगामी सोच होती है तो ऐसे नतीजे होते हैं। और मैं एक बात और कह देना चाहती हूँ आसिफ भाई कि जब परिवारवाद की बात की जाए, और शुरुआत यह परिवारवाद से कर रहे हैं, आप राजमाता सिंधिया की बात कर रहे थे, आज उनकी पुत्री यहाँ है, उनकी दूसरी बेटी दूसरे राज्य में है, उसके बाद उनका यहाँ जो मुख्यमंत्री उनका बेटा सांसद है। तो ये क्या होता है, व्हील कम्स टू सर्किल एवरी टाइम। जब ये लोग बोलेंगे तो इनको समझना पड़ेगा कि जब हम किसी को कटघरे में खड़ा करते हैं तो एक बार अपना आत्मावलोकन कर लें। आत्मालाप करने से, किसी के ऊपर आक्षेप लगाने से पार नहीं पड़ती। लेकिन सुनिए मेरी बात, सच्चाई ये है कि वो राहुल गांधी जो सब महिलाओं के आरक्षण की बात करें, सब महिलाओं को राजनीति में आभार व्यक्त किया है उनको कि राजस्थान की धरा पर आप आकर के मत करिए। राजस्थान की धरा पर आकर के आपको समृद्ध परिवारवाद नहीं होता क्या? हम लोग बहुत आभार कर रहे हैं। मैं तो आभार व्यक्त कर रही हूँ, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को हमारे राजस्थान की धरा पर जब आए हो महिलाओं के नेतृत्व की बात उनको याद आई है। मैं आपको साधुवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। बाकी कांग्रेस का चरित्र कैसा है महिलाओं के प्रति से छुपा नहीं है। खुद उसे महिला और मैं कांग्रेस में जो महिलाएं काम कर रही हूँ उनको भी साधुवाद देती हूँ कि ऐसे माहौल में आप लोग कांग्रेस के जेब के साथ उत्तर दीजिएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पत्र लिखा, माननीय प्रधानमंत्री महोदय मैं तो आपको धन्यवाद दे रही हूँ, ने लिखा कि आप महिला आरक्षण बिल लाइए बिना कोई। बड़ा जल्दी याद आया आपको, 7 दशक इस देश को याद आ रहा है, 7 दशक बाद याद आया, 7 वर्षों बाद आया ना। आपको जरूरत है क्योंकि आपके कांग्रेस का चेहरा ऐसा है। अब आप जवाब सुन लेंगे तो अच्छा रहेगा। आप अपना जवाब सुन तो लीजिए, प्रश्न आप नहीं दागा, निरंतर प्रवाह से आप बोल रही हैं, तथ्य तर्क है नहीं आपके पास, इसलिए आप बोलना चाहती हैं। आपकी विडंबना ये है कि आपको धारा प्रवाह बेतुका झूठ बोलना है बस यहाँ बैठ करके। मेरा जवाब तो सुन लीजिए आप अर्चना जी, आप यदि सुन लेंगे मेरी बात को, आप यदि सुन लेंगी ना, मैं तो आपको एक ही बात बोल रही हूँ। आपकी सोच कैसी है कि आज आपको लग रहा है आरक्षण 7 दशक के बाद आप ये करना चाह रही हो? देखिए मैं आपको बोल रही हूँ ना, आप बोल रहे हो ना, प्रश्न पूछो उत्तर तो मैं दे रही हूँ ना आपको। परिवारवाद का कैसा आरोप लगा रही है? इतना दुखी क्यों हो रही है? एक परिवार के इर्द गिर्द घूम रही है कांग्रेस, ये पीड़ा आप दुखी हो रही है। मुख्यमंत्री कितनी आप दुखी हो रही है? देखिए आज नहीं है भैया, जनता देख रही है कि एक परिवार को नमन करते करते आज तो अर्चना जी ने अपनी पीड़ा भी व्यक्त कर दी है। कोई सशक्त महिला अर्चना जी देखिए, मैं हम सब सशक्त हैं।